आपके बच्चों को मिल सकते हैं, कब कब मिलेंगे, कितनी एजुकेशन के बाद, उनका रेट क्या है, ये आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैरिज ग्रांट, बेटी की शादी के ऊपर आपको गवर्नमेंट देती है, वो जो है उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितनी दफ़ा मिल सकती है, और एडिसिबिलिटी की रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ये देखेंगे। फेयरवेल ग्रांट, रिटायर आप होंगे, आपको गवर्नमेंट, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स आपको पार्टी देते हैं, ऐसे गवर्नमेंट भी आपको फेयरवेल देती है, फेयरवेल ग्रांट मिलती है आपको। इसका क्या रेट है और कैसे क्लेम करनी है आपने। फिर 4 मंथ सैलरी, ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डिसीज की फैमिली को गवर्नमेंट जो है वो 4 मंथ्स की सैलरी विद फुल अलाउंसेस, फुल फ्लैज ये सैलरी होती है जो मिलती है, वो आपसे डिस्कस करूंगी। फ्यूनरल ग्रांट, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता किसी की अगर डेथ हो गई है अपनी या उसके डिपेंडेंट्स की, तो गवर्नमेंट जो है इज काइंड इनफ कि वो उस सरकारी मुलाजिम को कफन दफन की ग्रांट, फ्यूनरल ग्रांट जो है वो देती है, ताकि वो जो है अपना ये फरीजा भी ऐसा तरीके से अंजाम दे सके। मंथली ग्रांट है, अगेन मंथली ग्रांट जो है ये डिसीज की फैमिली को, उसकी विडो को या उसके विडोर को मिलती है, इसकी डिटेल भी देखेंगे। एंड लास्ट में फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी सिविल सर्वेंट की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। 2017 के बाद ये रिवाइज हुए हैं और उसके क्या क्या रेट्स हैं ग्रेड वाइज, वो भी मैंने स्लाइड में शेयर आपके साथ करूंगी। तो बारी बारी हम इनको देखते जाते हैं, इनकी डिटेल। सबसे पहले पेंशन। पेंशन में आपकी ग्रेजुटी या कॉम्यूटेशन आ जाती है। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज अ कैश पेमेंट पेड बाय द गवर्नमेंट टू अ सिविल सर्वेंट और टू हिज फैमिली, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे पेंशन की 4 कैटेगरीज हैं, 4 टाइप्स हैं। तो उसको खुद को भी मिलती है और अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को मिलती है। और फैमिली पूरी लाइन ऑफ सक्सेशन है जो चलती है, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो पहले ही ऑलरेडी डिटरमिन किए हुए हैं। रिटायरमेंट पे मिलती है जो कि आगे डिटेल में आप देखेंगे, पेंशन ऑन सुपर एनुएशन है। और अगर उसकी डेथ हो जाए तो डेथ की सूरत में भी फैमिली पेंशन जो है वो मिलती है। और नेचुरली क्यों गवर्नमेंट क्यों देती है ये, एक्चुअली उसने सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज परफॉर्म की हैं, को सर्व किया है, उसकी रिकग्निशन के तौर पे, उसकी जो है ना सिले के तौर पे गवर्नमेंट जो है वो उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। और पेंशन के अंदर ही ग्रेजुटी और कॉम्यूटेशन भी आ जाएगी, मैं डिटेल आपसे डिस्कस करती हूँ। तो इसका मतलब है पेंशन का जो वर्ड है बेसिकली ये एक अलाउंस है, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। और ये मैंने बहुत सारे जो रिटायर हो जाते हैं ना उनसे जब पूछें तो वो बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हमें एक वजीफा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। और अमूमन ओल्ड एज में आपको पता है बहुत सारी कुछ बीमारियां भी घेर लेती हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, दवाइयां शवाइयां, डॉक्टर का खर्चा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इस गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन ही हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि ये पेंशनेबल सर्विस होती है, रिटायरमेंट पे हमें पेंशन मिलती है, एक माकूल रकम बाइज्जत तरीके से रिटायर्ड बंदे को मिलती है, जिससे वो अपना घर का खर्चा थोड़ा बहुत और अपना इलाज वगैरह मुआवजा और अपनी बेसिक जो मेडिसिन हैं वो ले सकता है और किसी पे वो बोझ नहीं बनता, ठीक है। सो इट इज अ पीरियोडिकल पेमेंट, मंथली मंथ वाइज जो है वो उसको मिलती है। उसको खुद को भी मिलती है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी ये मंथली बेसिस के ऊपर मिलती है। और ये गवर्नमेंट जो है बेसिकली रिकग्नाइज कर रही है, एहसास करती है अपने सरकारी मुलाजिम का, और उसको जो है रिटायरमेंट के ऊपर महाना वजीफा देती है। पेंशन के लिए कंडीशंस क्या हैं, क्या हर किस्म की सर्विस के ऊपर पेंशन मिल जाती है? नो, इसका आंसर है जी नो। कुछ कंडीशंस हैं क्वालिफिकेशन के लिए, हर सर्विस जो है वो पेंशनेबल सर्विस नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी सर्विसेज हैं वो मोस्टली नॉन पेंशनेबल हैं, बहुत कम है कोई जहाँ पे कोई पेंशन देते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपने ये देखना है कि कौन सी सर्विस पेंशनेबल होगी तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो सर्विस है वो गवर्नमेंट के अंडर, इवन गवर्नमेंट के अंडर भी होते हुए देखने वाली चीज है कि जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, सेकंड जो पैरे में लिखा हुआ है कि द सर्विस मस्ट नॉट बी नॉन पेंशनेबल। मसलन अगर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है तो उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन में ही आ जाती है कि जी ये नॉन पेंशनेबल है। तो एक सरकारी जो सिविल सर्वेंट है उसकी जो टर्म एंड कंडीशन में ये बात नहीं लिखी हुई कि ये नॉन पेंशनेबल है, बेसिकली वो पेंशनेबल सर्विस होती है और उसमें जो है पेंशन एडमिसिबल होती है। थर्ड ये कि ऐसा सिविल सर्वेंट जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है उसकी टर्म कंडीशन में ये बात नहीं लिखी हुई कि ये नॉन पेंशनेबल है और उसकी जो सैलरी है जो गवर्नमेंट उसको पे कर रही है वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में से उसकी सैलरी जा रही है। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ऐसे मुलाजिम को रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन मिलेगी।
अब पेंशन की कैलकुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेड है। दो के गवर्नमेंट कुछ चेंजेस, पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में भी आपने सुना होगा, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। पेंशन रिफॉर्म्स 2024 हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट में तो नहीं आई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट चाह रही है, क्योंकि IMF का थोड़ा सा प्रेशर है उस पर, थोड़ा सा वो कुछ बर्डन ईज आउट करना चाह रहे हैं। वो जो क्या सजेशंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। पेंशन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, लास्ट पे ड्रॉन। जब लास्ट पे ड्रॉन की बात आती है तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, आगे जहां जहां भी मैं लास्ट बेसिक पे की बात करूंगी तो आपने, मैं हर दफा इस बात को रिपीट नहीं करूंगी। उसका मतलब यही होगा, अंडरस्टूड होगा बात के ये वही वाली पे है जो मैंने आपको सेकंड स्लाइड के ऊपर समझा दी है। लास्ट पे ड्रॉन जिसके ऊपर पेंशन बनाई जाएगी, जिसके ऊपर कोई आपकी फेयरवेल ग्रांट निकाली जाएगी, जिसके ऊपर आपका कोई कम्यूटेशन ग्रेजुटी बनाई जाएगी, या आपका वो लीव इन कैशमेंट वगैरह बनाई जाएगी, ये वो वाली लास्ट पे ड्रॉन है जिसमें आपकी जो बेसिक पे है, ठीक है, जो रनिंग बेसिक है, याद रखिएगा ये कौन सी पे है, जो आपकी रनिंग बेसिक पे है जिसमें इंक्रीमेंट्स लगी हुई हैं। और इसके अलावा वो तमाम पेज आप अगर देखें अपनी सैलरी स्लिप को तो वो अलाउंस जिसके साथ पे का वर्ड लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे लास्ट पे ड्रॉन में शामिल हो जाएगा। मसलन वो क्या हो सकता है, कुछ डिपार्टमेंट्स में क्वालिफिकेशन पे वो देते हैं, तो आप क्वालिफिकेशन पे के साथ पे का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बीच में ऐड हो जाएगी। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो अगले ग्रेड में चले जाते हैं, उनकी पर्सनल पे, PP उसको कहते हैं, वो लग जाती है, तो वो पर्सनल पे भी बीच में ऐड हो जाएगी। एंड इफ यू आर रिटायरिंग इन BS20, तो BS20 का एक स्पेशल अलाउंस है, उसको कहते हैं सीनियर पोस्ट अलाउंस, आई थिंक शायद 1240 रुपए है, वो भी बीच में ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों चारों चीजें मिलके ऐड होके ये कहलाएगा लास्ट पे ड्रॉन। ठीक है, तो आगे जहां कहीं भी मैं आपको लास्ट पे ड्रॉन का वर्ड यूज करूंगी या मैं लास्ट बेसिक पे का वर्ड यूज करूंगी तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब होगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, इसका मतलब यही होगा कि ये रनिंग बेसिक पे है, इसमें सीनियर पोस्ट अलाउंस ग्रेड 20 का अफसर है तो वो भी शामिल है, इसमें अगर उसकी कोई पर्सनल पे है तो वो भी शामिल हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और अगर उसकी कोई क्वालिफिकेशन पे है तो वो भी बीच में ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे जी, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 7 से, डिवाइड करेंगे उसको 300 से, और मल्टीप्लाई बाय एक वेरिएबल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ ईयर सर्व, जो हर एक का फर्क होगा कि किसने कितने साल सर्व किया, उस फिगर को यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे उसकी, और यहाँ से हम उसकी पेंशन की कैलकुलेशन जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूं। लोग ये समझते हैं कि जो पेंशन है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर मिलती है, और वो कहते हैं कि क्वालिफाइंग जो सर्विस है ना वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट से उठाते हैं, क्योंकि प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल है। याद रखिएगा, क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ऑप्टिंग फॉर प्री मैच्योर रिटायरमेंट इज 25 ईयर्स। ठीक है, और वो समझते हैं कि 25 साल से सर्विस अगर कम है ना तो अब उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, आपके सामने ये टेबल है, शेयर कर दी है मैंने, इसमें वो ये कह रहा है कि पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है ना वो 10 साल होनी चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स। अगर किसी की सर्विस 10 ईयर्स से कम है तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उसकी सर्विस 10 ईयर्स से ज्यादा है तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो गया है। फॉर्मूला आपको डिफरेंट नजर आता जा रहा है जैसे जैसे आप देख रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर जैसे 10 है तो आपको जो एवरेज मॉल्यूमेंट्स लिखे हैं मैंने 70/300। अच्छा, उसके बाद देखें अब नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, 70 के बजाय 77, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 300 है सब में, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। 10 से 11 हुआ 77 हो गया, 12 हुआ 84 हो गया, 13 हुआ 91 एंड सो ऑन, इट गोज ऑन। ठीक है, तो 10 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर पेंशन के लिए वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा। मगर एक चीज आपने याद रखनी है जो मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ, अभी भी आपको मैं रिपीट करके दोहराई करा देती हूँ, वो ये है कि ये जो आपकी सर्विस है ना 10 ईयर की, इसमें आपका कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इट्स अ रेगुलर सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस 10 इयर्स है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जी ब्रेक कैसे, अगर मेरी आपके साथ फेस टू फेस होती ना ट्रेनिंग तो मैं आप ये क्वेश्चंस आपसे पूछती, लेकिन चूंकि अब मुझे मेरे सामने स्लाइड्स खुली हुई हैं, आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, तो जो क्वेश्चन मैं पुट करती हूँ उसका आंसर भी मैं खुद ही दे देती हूँ। तो जी आंसर इसका ये है, क्वालिफाइंग सर्विस से मुराद ये है कि आपकी इस सर्विस के अंदर गैप नहीं होगा। गैप कब आता है आपकी सर्विस में, जब आप कोई भी बीच में छुट्टी ले लेते हैं विदाउट पे, और उसको हम कहते हैं EOL विदाउट पे। ठीक है, और इसके अलावा
अगर कोई छुट्टी आपने ली है जो ऑन फुल पे है, ऑन हाफ पे है, वो स्टडी लीव है, उससे आपकी सर्विस में गैप नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जी मैंने आपको पूरा चार्ट दिखा दिया। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, 30 पे जा रहा है। तो 30 पे मैक्सिमम बेनिफिट है। याद रखें, आज के लेक्चर के बाद अगर कोई आपसे पूछे तो बड़े आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि जी मिनिमम तुम्हारी पेंशन जो है वो 10 ईयर्स के ऊपर, अगर तुम्हारी रेगुलर सर्विस है तो मियाँ तुम्हारी पेंशन जो है, तुम पेंशन के हकदार होगे, एलिजिबल होगे, मगर रेट जो है वो मिनिमम होगा। और जैसे जैसे आप अगली स्लाइड पे जाएं तो आपने देखा 30 ईयर्स पे मैक्सिमम हो गया है 210, न्यूमरेटर मैक्सिमम गया है 210 पे। और 30 ईयर्स के बाद अगर आपकी सर्विस है तो आपकी पेंशन का रेट नहीं बढ़ना। वो अलग बात है, आप सर्विस करते जा रहे हैं, आपको महाना तनख्वाह मिलती जा रही है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि जी मैं अगर मैक्सिमम, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे या मुझसे लोग पूछते हैं कि जी मैक्सिमम बेनिफिट कब हम उठा सकते हैं पेंशन का, उसके बाद हम रिटायरमेंट ले लें और हम कोई अपना कोई और काम कर लें, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि जब आपकी सर्विस जो है ना विदाउट एनी ब्रेक 30 ईयर्स की आपकी जब क्वालिफाइंग सर्विस हो गई, तो यहाँ पे आपकी जो पेंशन बननी है ना वो मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ बनेगी। इसके बाद अगर आपने कोई सर्विस की तो आपकी पेंशन अब मजीद इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे बस ये लास्ट यही है 210 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर यहाँ पे आपको 300 नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पेंशन हो जाएगी। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि जो ये जो रिटायरमेंट्स हैं इसमें आपको प्री मेच्योर रिटायरमेंट, अभी मैंने लफ्ज आपके साथ जिक्र किया था कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट कौन सी रिटायरमेंट होती है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट वो रिटायरमेंट है जो क्वालिफाइंग सर्विस के बाद होती है। इसमें भी ना 3 साल पहले एक अमेंडमेंट आ गई या ऑर्डिनेंस आया था, वो ये कहता है, पहले ये था कि जिस किसी की 25 साल की सर्विस होगी, क्वालिफाइंग सर्विस, और उस 25 साल में कोई गैप या ब्रेक नहीं है, तो वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट कर सकता था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 3 साल पहले जो नोटिफिकेशन किया उसमें वो ये कहते हैं कि either 25 years of service or 55 years of age whichever is later, ठीक है। तो मतलब इसका ये है, अगर आप इसको डिटेल में देखें तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपको 55 years of age भी होनी चाहिए आपकी, और साथ आपके 25 साल भी पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो तब आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑप्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी, देखिएगा जरा। आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन के बाद आपको कम्यूटेशन मिलेगी। अच्छा, जो आपको कम्यूटेशन मिलेगी वो लास्ट बेसिक पे मैंने आपको बता दिया है, उसके मुताबिक मिलेगी जिस स्केल में आप काम कर रहे थे। अभी जो कम्यूटेशन है ना, बेसिकली ये आपने ऑप्ट करनी है, ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। कुछ लोग हैं कहते हैं जी हमें 100% पेंशन दे दें, हमने कम्यूट नहीं करानी अपनी पेंशन। बेसिकली जब आप इस कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपको लमसम अमाउंट मिल जाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेजुटी, उसका नाम है ग्रेजुटी, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुटी है, ये इस वक्त जो रेट है वो है जी 65% आपको पेंशन मिल सकती है, और मैक्सिमम जो आप कम्यूट करवा सकते हैं ग्रेजुटी वो 35 है। सो 65-35 का रेट चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें एक उनकी ऑप्शन वो ये जो रिफॉर्म्स आ रही हैं उसमें वो ये चाह रहे हैं कि इसको वो 70-30 कर दें, ठीक है। अभी खैर फिलहाल इसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसके साथ आपको फाइनल पेमेंट ऑफ जीपी फंड जो आपका कटा होता है, आजकल जो एजी ऑफिस हमारा दे रहा है लाहौर में सैलरी स्लिप्स, उसके ऊपर ही जीपी फंड की डिटेल आती है। आई डोंट नो आपके अकाउंट ऑफिस क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है, जीपी फंड की डिटेल आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर ही आ जाती है। इसके साथ आपको क्या मिलता है, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट मैक्सिमम कितने दिनों की मिल सकती है, 365 डेज की मिलती है। और इसमें चेंज आ गई है, आपको मैंने बताया था, अब ये लमसम लीव सैलरी के ऊपर नहीं मिलेगी। अब ये आपको इनिशियल ऑफ आप जिस भी बेसिक पे है, जो भी आपकी आपका जो पे स्केल है उसके जो इनिशियल है, जैसे अगर ग्रेड 20 में है आप, तो आपका ग्रेड 20 का इनिशियल गालिबन 1,02,000 है, तो उसके ऊपर आपकी जो है लीव इनकैशमेंट वो कैलकुलेट होगी, प्लस वही पीपी और क्वालिफिकेशन पे और सीनियर पोस्ट अलाउंस ऐड हो जाएगा और ये आपको मिलेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको 15 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा एलपीआर के लिए। अगर आपकी एलपीआर रिफ्यूज कर देती है गवर्नमेंट, तो अब आप जो है लीव की बजाय रिफ्यूज लीव का वर्ड यूज होगा, और उसके साथ साथ आपकी लमसम लीव सैलरी की जगह दूसरी जो अमेंडमेंट आ गई है वो ये है कि आपको इनिशियल ऑफ बेसिक पे जो है उसके ऊपर ये कैलकुलेट होगा और उसके मुताबिक आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको नोटिफिकेशन आया है वो 1 जून 2023 का है, वो मैंने लीव रूल्स 1981 में भी आपकी स्लाइड्स में अटैच कर दिया था और इसके साथ भी अटैच कर दिया है, ताकि आप इसको देख सकें और आपको पता चल सके। और बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज की कुछ प्रोफेसर मेरे पास आई थी और उनका ना पीरियड थोड़ा रह गया था, किसी के 8 महीने, किसी के 10 महीने, कि हम एलपीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी ये तो टाइम बार केस हो गया, आपको एलपीआर के लिए 15 महीने पहले अप्लाई करना है। आपको भी बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ
वो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ लीव रूल्स 1981 के लेक्चर में, आज दोबारा इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप भूल ना जाएं। आपको अपनी रिटायरमेंट से 15 महीने पहले LPR के लिए मैंडेटरी हो गया, आपको अप्लाई करना है। अगर आपकी लीव रिफ्यूज होगी तो ओनली इन दैट केस आप सर्व करेंगे और फिर आप लीव इनकैशमेंट के भी हकदार होंगे। अदरवाइज अगर छुट्टी आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आपको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। जितनी छुट्टी आपकी पड़ी हुई है उतनी छुट्टी के हिसाब से उतने दिनों के लिए आप जो है छुट्टी पे चले जाएंगे और आपको सैलरी मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको क्या मिलता है जी? फेयरवेल ग्रांट मिलती है। फेयरवेल ग्रांट क्या है? लास्ट बेसिक पे, अगेन वो दूसरी वाली पेज भी बीच में ऐड हो जाएंगी। और फिर लास्ट जो है, अगर आपने 2005 में ये जी एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसको कहते थे पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग सब्सक्रिप्शन फंड, ठीक है। ये 5000 रुपीज है, हर महीने सैलरी में से कटता है। उस कुछ अरसे तक ये स्कीम जो थी वो अवेलेबल रही थी। जिन लोगों ने इसको ऑप्ट किया था उनकी सैलरी में से ये कट रही है। इनिशियल जो इसका स्पिरिट था वो ये था गवर्नमेंट का कि इस पे जब कोई रिटायर होगा तो ग्रेड वाइज जो है वो उनको घर उनको अलॉट किए जाएंगे, बना के गवर्नमेंट उनको देगी। लेकिन फिर ये चूंकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ह्यूज है जी, पंजाब में बहुत ज्यादा लोग हैं सरकारी मुलाजिम, तो इसके ऊपर कोई प्रॉपरली अमल नहीं हो सका। अब ये जो PGHSF वाले हैं उन्होंने एक और ऑप्शन निकाल दी है प्लॉट्स की। तो प्लॉट्स जरा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उनमें कोई कंस्ट्रक्शन का भी टाइम नहीं लगता। तो अब वो ये कहते हैं कि आपको हम रिटायरमेंट के ऊपर जो है घर की बजाय प्लॉट दे देंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसकी वो आप जो है बाद में फिर पे कर सकते हैं। तो ये घर और प्लॉट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने 2005 में इस स्कीम को ऑप्ट किया था और जिनकी सैलरी में से वो सब्सक्रिप्शन जो है जा रही है 5000 रुपीज की। अब हम देखते हैं जी पेंशन की टाइप्स कितनी है। पेंशन 4 किस्म की होती है। फर्स्ट इज द सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली नाम इंडिकेट कर रहा है, जो 60 इयर्स ऑफ एज के ऊपर आपकी पेंशन होती है सुपर एनुएशन के ऊपर, उसको सुपर एनुएशन पेंशन कहते हैं। सेकंड है रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन कौन सी वाली पेंशन है? जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पे जाता है, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स ही करके और 55 ईयर्स ऑफ एज की कंडीशन फुलफिल करके उसकी जो पेंशन लगेगी उसको रिटायरिंग पेंशन बोला जाएगा। थर्ड है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी सिविल सर्वेंट की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज जो है वो कोई उसको ऐसी बीमारी या कोई ऐसी माजूरी या कोई ऐसी इनवैलिडेशन हो जाती है जिससे वो फर्दर सरकारी नौकरी के अहल नहीं रहता, वो जो है ना इनवैलिडेट हो जाता है, मेडिकली अनफिट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में उसका केस मेडिकल बोर्ड के, इसका प्रॉपर एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। वो मेडिकल बोर्ड जो है वो उसको इनवैलिडेट जब डिक्लेयर कर देता है तो उस बेसिस के ऊपर उसकी जो पेंशन लगती है उसको इनवैलिड पेंशन कहते हैं। एंड द लास्ट इज द फैमिली पेंशन। खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उस सूरत में उसकी जो फैमिली को पेंशन लगती है दैट इज कॉल्ड द फैमिली पेंशन। इसमें भी कुछ चेंजेस आई हैं 2017 से ऑनवर्ड्स। मैं आपको डिटेल जब इसकी कराऊंगी तो फिर डिस्कस करूंगी आपके साथ। अच्छा, अब हम जरा देख लेते हैं कि पेंशन में कौन कौन सी चीजें अभी, वैसे ना जो इस वक्त सूरत हाल है कॉलेजेस में बड़े खराब हालात हैं। अमूमन लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, पेंशन पेपर्स बनाना बहुत मुश्किल है, सैंक्शन नहीं होती। रिटायर्ड क्लर्क्स ने एक कारोबार अपना बनाया हुआ है, वो इस तलाश में होते हैं, जहां जहां कोई गरीब प्रोफेसर बेचारा रिटायर होने वाला होता है वहां वो पहुंच जाते हैं। और अब तो उन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं, मुझे कोई बता रहा था जी 50,000 प्लस उनका, कोई कहता है जी 60,000 लेंगे। इतने इतने पैसे वो बेचारे प्रोफेसर से लेते हैं और वो भी बेचारी दे देती हैं, स्पेशली फीमेल जो हैं। और वो इतने पैसे लेके तो उनके पेंशन पेपर्स प्रिपेयर करते हैं और उसको करवा के लाते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, आप इसको देखें। कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्टडी कर लें, सब कुछ अवेलेबल है। आपके कॉलेजेस में भी स्पेसिमेन मौजूद हैं, प्रिंटेड फॉर्म्स मौजूद हैं, उनको पढ़ें, स्टडी करें और आप बड़ी आराम से आसानी से अपना पेंशन केस खुद बना सकते हैं, ठीक है। और सब लोग ऊपर सारे ऑफिस बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको खुद जाके अपना प्रोसेस भी करवा सकते हैं। ये इन्होंने ना गलत आपको इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है बहुत ज्यादा एजी का और ऊपर ऑफिस का। मैं तो खुद 1-2-3 दफा एजी ऑफिस गई हूँ तो बड़ा रिस्पेक्ट ऑनर देते हैं और बगैर किसी पैसों के वो काम करते हैं। वो खुद कहते हैं जी हमारा तो ऐसे ही नाम इन्होंने बदनाम किया हुआ है, जो कोई भी हमारे पास आता है हम उसको एंटरटेन करते हैं और उसका जो है वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, आप देखें जी सेक्शन 18 PCS एक्ट 1974 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा टच भी किया था कि सेक्शन 18 जो है वो पेंशन को डील करता है। और वो क्या कहता है कि जब एक सरकारी मुलाजिम सिविल सर्वेंट रिटायर होगा, सिविल सर्वेंट कौन है आपको मैंने बताया था, जिसकी अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के तहत हुई है वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा।
और उसको रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन भी मिलेगी, और अगर वो कम्यूटेशन के लिए दरख्वास्त देता है तो उसको ग्रेजुटी भी मिलेगी। 65% पेंशन और 35% ग्रेजुटी का रेट इस वक्त चल रहा है। अगर किसी की डेथ हो जाती है सिविल सर्वेंट की ड्यूरिंग हिज सर्विस, पहले भी हो सकती है, सर्विस के बाद में भी हो सकती है, दोनों सूरतों में उसकी फैमिली को जो है वो पेंशन भी मिलेगी, ग्रेजुटी भी मिलेगी, और वो रूल ऊपर ही है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे पेंशन एडमिसिबल नहीं है? आप पीडा एक्ट पढ़ चुके होंगे आई होप, और उसमें आपने मेजर पेनल्टीज पढ़ी होंगी, और मेजर पेनल्टीज जो है 5 है, उसमें जो सबसे जो बड़ी पेनल्टीज हैं वो 2 हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। और इसमें आपको पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि दोनों सूरतों में ही पेंशन एडमिसिबल नहीं होती। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, पेंशन नहीं एडमिसिबल। लेकिन उसके साथ ही गवर्नमेंट ने छोटा सा बीच में क्लॉज डाल दिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कभी ऐसा हो कि डिसमिसल या रिमूवल से पहले वो जो बंदा है, एक्यूज्ड है, उसको कोई ऐसा माजूरी हो गई है जिस्मानी या जहनी, जिससे वो दोबारा किसी सरकार कोई नौकरी के काबिल नहीं रहा। वैसे तो मैं आपको बताऊं, डिसमिसल और रिमूवल में फर्क ही है। रिमूवल में होता है रीमूव, वो अगर उसको एक किसी डिपार्टमेंट सरकारी महकमे से निकाला जाए तो बाद में फ्यूचर में वो किसी दूसरे सरकारी महकमे में नौकरी जो है हासिल कर सकता है। लेकिन जो डिसमिसल होता है ना, ये तो परमानेंटली डिसक्वालीफाई और डी बार कर देता है एक मुलाजिम को किसी भी सरकारी मुलाजमत के लिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। होपफुली आपने अब तक पढ़ लिया होगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे सोचती है, अपने मुलाजमों के बारे में बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और जो भी कोई उनकी भलाई बेहतरी का काम होता है वो हमेशा उसके ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने एक पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर कि अगर कभी, अगर नॉर्मली तो वो कहती है कि जी अगर जाहिर है इसने कोई बहुत बड़ा ग्रॉस कोई करप्शन का केस है, कोई मिसकंडक्ट है जिसमें इसको डिसमिसल या रिमूवल की सजा दी गई है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट उसने बीच में डाल दिया है कि अगर कभी ऐसा हो कि जिस जिस एक्यूज या डिसमिसल या रिमूवल होने जा रहा है, ठीक है, उससे पहले, ये ऑर्डर पास होने से पहले उसको कोई ऐसा उसके साथ हादसा पेश आ गया, ठीक है, जिससे उसकी बॉडीली या मेंटल इन्फॉर्मिटी इनकैपेसिटेटेड हो गया, यानी कि उसको कोई ज़हनी या जिस्मानी माजूरी हो गई है, तो जाहिर है वो कोई फ्यूचर में कोई नौकरी तो नहीं कर सकता। तो फिर वो कहता है कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी यहाँ पे कौन सी होगी जी? वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो कंपैशनेट अलाउंस दे सकती है उस सर्वेंट को, उस मुलाजिम को, लेकिन कंडीशन लगा दी है कि वो फुल फ्लेज पेंशन नहीं होगी, टू थर्ड पेंशन या ग्रेजुटी, इससे कम भी हो सकती है। वो कंपैशनेट ग्राउंड्स और वो केस टू केस नेचर ऑफ केस टू केस वेरी करेगा। अथॉरिटी पे छोड़ दिया गया है कि अगर आप मुनासिब समझें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एज अ स्पेशल केस कंपनसेशन अलाउंस आप दे सकते हैं उसको, उसकी फैमिली को, जो कि टू थर्ड ऑफ उसका एक्चुअल पेंशन या ग्रेजुटी बननी थी उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और ये जो पेंशन है ये जी कौन से रूल्स के तहत दी जाती है? ये पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन फंड रूल्स 2007 है, ठीक है, इसके तहत ये पेंशन जो है ये ग्रांट होगी। आप डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ मुश्किल नहीं है, इसको गौर से ध्यान से देखें, स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, बल्कि मिल चुकी होंगी, इनको देख लें, आप अपना पेंशन केस खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, आपकी पेंशन की एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, यहाँ पे 3 सेट्स लिखे हुए हैं एस्टा कोड में, लेकिन हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में HED में 5 सेट्स वो कहते हैं एहतियातन आप बना लें, ठीक है, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में जो 3 सेट्स भी हो जाते हैं, हमारी जरा लंबी हिरारकी हो जाती है तो इस वजह से कहते हैं 5 सेट्स बना लें आप। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले एप्लीकेशन दे देनी है जी कम्यूटेशन के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे इसका मतलब है आपकी 100% पेंशन हो जाएगी, अब आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। अगला देखें क्या कौन सा पेपर आपको रिक्वायर्ड है, रिटायरमेंट नोटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। हर कहानी आपकी मैं आपको बताऊं, आपके रिटायरमेंट के बाद आपने जितने भी बेनिफिट्स लेने हैं, जो भी ग्रांट आपने लेनी है, उसमें सबसे पहले जो आपने लेटर लगाना है ना, दैट इज योर रिटायरमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है जी, रिटायरमेंट नोटिफिकेशन साल पहले हो जाता है, इसका प्रोसेस साल पहले शुरू करें और अपना रिटायरमेंट नोटिफिकेशन विद इन ड्यू टाइम एंड प्रोसेस कंप्लीट करवा के रख लें। ठीक, और ये जो रिटायरमेंट नोटिफिकेशन है ये अब इन्होंने ये HED ने DPA ऑफिस ने इसको ऑनलाइन भी इसका सिस्टम शुरू कर दिया है। अब ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपके जो भी इंचार्ज हैं ऑफिस के, कॉलेज में है तो आपके प्रिंसिपल जो है ऑनलाइन आपके पेपर्स अटैच करके, क्या अटैचमेंट है, इनिशियल आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं, ज्वाइनिंग है, प्रमोशन ऑर्डर्स, ज्वाइनिंग,
आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो CNIC की कॉपी वगैरह वो अटेंड करके साथ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस करके आगे भिजवा देते हैं, और ये आपका ऑनलाइन भी इशू होता है रिटायरमेंट नोटिफिकेशन, और इसकी हार्ड कॉपी भी आती है। ठीक है, इसके साथ अगली चीज आपको क्या चाहिए, सर्विस स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को गाइड करती होती हूँ कि आप साथ साथ रिटायरमेंट का इंतजार मत करें, आप साथ साथ अपनी सर्विस स्टेटमेंट बनाते रहें, अपनी एक फाइल बना लें, और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में आप काम करके आए हैं वहां से अपनी सर्विस स्टेटमेंट अटेस्टेड जो है मंगवा लें और फाइल में लगाते जाएं। वैसे तो जो अच्छे अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं ना, जब आपको LPC देते हैं, कभी अपनी LPC की बला का नाम है LPC जी, आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट है। जब आपकी ट्रांसफर होती है तो आपको पता है आपको तनख्वाह नहीं मिलती आगे से, वो कहते हैं जी पीछे से जाएं LPC लेके आए। तो जो अच्छे अकाउंट ऑफिसर्स है ना, वो आपकी LPC पे आपकी सारी कहानी लिख देते हैं। सर्विस स्टेटमेंट में होता क्या है, यही है जी, ये इस ग्रेड में इसने काम किया हमारे पास, इतने से इतने पीरियड तक किया है, और इस अरसे के दौरान इसने ये छुट्टी अवेल की है या नहीं अवेल की है तो कौन सी की है, विद हाफ पे है, फुल पे है, विदाउट पे है, मैटरनिटी लीव है, जो भी है, और इसके जो है ना कितनी छुट्टी इसके क्रेडिट पे इसको एडमिसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट सर्विस स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छे अकाउंट ऑफिसर तो आपकी जो वो बनाते हैं LPC उसके ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी अगर नहीं बनी हुई तो इसको भी आप अपनी मंगा के रख लें, क्योंकि जब तक आपकी सर्विस स्टेटमेंट नहीं होगी आपके पेंशन का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा, और एंड में ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और क्लर्क जो आपसे पैसे लेते हैं ना ढेर सारे, उसमें ये भी होता है जी आपने फला फला जगह काम किया हुआ है, आपकी तो सर्विस स्टेटमेंट नहीं बनी, ये तो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे देने हैं, आपकी सर्विस स्टेटमेंट बनना। तो ये नौबत ही आने ना दें, साथ साथ अपनी सर्विस स्टेटमेंट बनवाएं। इसी किससे रिलेटेड अगली चीज देखिएगा, नो इंक्वायरी, नो डिमांड, नो ऑडिट पैरा, नो DDO सर्टिफिकेट। ये भी पहला जो प्रोसेस था प्रीवियसली 2-3 साल पहले, वो ये होता था कि लास्ट जो आपका स्टेशन होता था जहां आप काम कर रहे थे, जहां से आपने रिटायर होना है, सिर्फ उसी के हेड से आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेते थे एंड इट वाज वैलिड। लेकिन फिर कुछ पता ये चला, कुछ ऐसे केसेस सामने आए कि जी यहाँ पे तो कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई ऑडिट पैरा नहीं है, लेकिन पहले पीछे जहाँ कहीं काम करके आया वहां पे तो इंक्वायरीज भी हैं, कुछ जो है ना आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी हैं, ऑडिट पैराज भी हैं। तो इसलिए अब इसने गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन पास ऑन कर दी है कि आपने जहां जहां काम किया है, हर हर दफ्तर, हर हर कॉलेज, हर हर ऑफिस से आपने अपने उस पीरियड का नो इंक्वायरी, नो डिमांड, नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट बनवाना है, उनके लेटर पैड के ऊपर नंबर डेट लगवाना है और उसको अटेस्ट कराना है फ्रॉम द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न डिवीजन। तो इसका भी रिटायरमेंट का इंतजार मत करें, ये भी बनवा लें, अपनी एक फाइल बनाएं और उसमें इसको लगा छोड़ें, ताकि रिटायरमेंट पे आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिएगा, नो डिमांड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहले नहीं था, अब ये भी उन्होंने बीच में डाल दिया है। कुछ लोगों को इनकम टैक्स की तरफ से भी कुछ रिकवरीज होती हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी नो डिमांड सर्टिफिकेट लाएं कि आपकी तरफ कोई भी आउटस्टैंडिंग पैसे इनकम टैक्स के या FBR के नहीं है। अगला देखिएगा, नो डिमांड ऑफ बिल्डिंग डिपार्टमेंट। ये हमेशा सही रहा है, आप चाहे आपके पास सरकारी घर है या नहीं है, दोनों सूरतों में आपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट का जो सर्टिफिकेट है, ये सेक्शन ऑफिसर R4 है SNGAD के, जो कि सिविल सेक्रेटेरिएट में इनका ऑफिस है, वहां से ही इनका एक परफॉर्मा है, उसके साथ कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एफिडेविट वगैरह होते हैं, वो आपने लेके फिल करके जमा कराने होते हैं, तो वो आपको नो डिमांड जो है सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, इसके बगैर भी आपका केस प्रोसेस नहीं। फिर आ जाता है जी आपका लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। आजकल नादरा इशू करता है आपका फैमिली मेंबर्स की लिस्ट जो है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर आपको पता है पेंशन पीछे जो है वो जाती है फैमिली को, और लाइन ऑफ सक्सेशन होता है जो नादरा बना के देता है। तो ये भी आपका जो है जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो कि बड़े आराम से इजिली नादरा से बन जाता है। आगे देखिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जी, स्पेसिमेन ऑफ थंब एंड फिंगर इंप्रेशन। आपके थंब का स्पेसिमेन लगता है, आपके फिंगर के इंप्रेशंस लगते हैं, आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स होते हैं। देखा गया है स्पेशली फीमेल से केस में ऐसे साइन करती हैं दोबारा मिलते ही नहीं। तो प्लीज स्पेसिमेन सिग्नेचर्स अपने सही बना लें, और सिग्नेचर्स ऐसे होने चाहिए जो बाद में आपके मैच भी करें। ये ना हो बैंक में कल को जब आपकी पेंशन जाए आप साइन करें तो वो मैच ना करें। ठीक है, ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो भी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। फिर आपकी वैलिड कॉपी होनी चाहिए CNIC की। वैलिड से मुराद ये है कि आपका CNIC एक्सपायर नहीं होना चाहिए। फिर आपकी पे स्लिप LPC, ये पे स्लिप LPC कौन से वाली है जी, ये रिटायरमेंट के बाद आपने एक अटेस्टेड अपनी पे स्लिप या LPC AG ऑफिस से या अकाउंट ऑफिस से लेनी होती है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि अगर तो आप साल के पहले 6 महीनों में रिटायर हो रहे हैं तब तो आपको इंक्रीमेंट नहीं लगती, लेकिन अगर आप जून के बाद रिटायर होते हैं 6 मंथ्स सर्व करने के बाद उस ग्रेड में, तो आपको आपका रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट भी लगाता है,
और फिर उसके बाद आपको अटेस्टेड एलपीसी इशू की जाती है, ठीक है। तो इन एनी केस एलपीसी आपको जो फाइनल मिलेगी, जिसकी बेस के ऊपर आपके पेंशन पेपर्स बनने हैं, वो अकाउंट ऑफिस की तरफ से ही मिलेगी, वो ही बनाएंगे और वो अटेस्टेड होगी। फिर फोटोग्राफ्स होती हैं जी, पासपोर्ट साइज, वो आपने देनी होती हैं। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, याद रखिएगा, उसी की बेस के ऊपर आपकी रिटायरमेंट है। एक दो केसेस ऐसे आए जिसमें उन्होंने कहा जी हमारी तो देखे ना जी, CNIC पे डेट ऑफ बर्थ बाद की है, मैट्रिक पे पता नहीं गलती से लिख दी थी, ये हमारी सही कर दें। ये नहीं होता जी। मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिख दी गई है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट योर रिस्पेक्टिव बोर्ड। और उस बोर्ड ने भी एक डेट ऑफ बर्थ कमेटी, चेंज ऑफ नेम और चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ कमेटी बनाई होती, नोटिफाइड होती है। उस कमेटी में आपने वो केस अपना प्रेजेंट करना होता है। अगर आप कमेटी को कन्विंस कर सकें, उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे सकें, तो ओनली देन आपका ये डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है। अदरवाइज द डेट ऑफ बर्थ which is being printed on your SSC certificate that shall be considered as final, ठीक है। और उसी की बेस के ऊपर आपका रिटायरमेंट का केस प्रोसेस होता है। सिमिलरली जो नाम आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखा गया वही नाम आपका रिटायरमेंट तक चलता है। हाँ, फीमेल के केसेस में कॉन्सिक्वेंट अपॉन देयर मैरिज अगर वो अप्रूवल ले लेती हैं अपना उसकी निकाह नामे की वगैरह दिखा के, तो ओनली इन दैट केस उनका नाम चेंज होता है। अदरवाइज आपका जो नाम मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है दैट शैल बी कंसिडर्ड एज फाइनल नेम, उसी के ऊपर आपके पेंशन पेपर्स प्रिपेयर होंगे। फिर कुछ उन्होंने एफिडेविट्स दिए होते हैं, वो भी बहुत सिंपल हैं, आजकल कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में सब बने हुए हैं। आपने जो है वो एक स्टैम्प पेपर लाना होता है, उसकी अमाउंट उन्होंने बताई होती है, उसके ऊपर एक प्रिंटर से कंप्यूटर से प्रिंट लेके उसको साइन करके साथ लगा देना होता है। अब अगर ये केस जो है वो किसी ऑफिशियल का है, स्केल 1 से 15 तक का, तो उन्हें साथ ओरिजिनल सर्विस बुक जो है वो लगानी पड़ती है। लेकिन अगर ये ऑफिसर कैटेगरी का है, 16 एंड अबव का है, तो नेचुरली उसमें ऑफिस सर्विस बुक नहीं होगी, उसमें एलपीसी या जो उसकी वही पे स्लिप या एलपीसी जो है वो अटेस्टेड होगी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस। और लास्ट में आपको क्या चीज नजर आ रही है जी, अगर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी की रिटायरमेंट हुई है तो उसको फिर इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और ये इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट जो है हर ये नोटिफाइड होता है जी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक DHQ हॉस्पिटल होता है। जैसे हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं, लाहौर में हमारा सर्विसेज हॉस्पिटल है, इनका एक मेडिकल बोर्ड है जो कि पूरा नोटिफाइड है। हर वेडनेसडे को उसकी एक मीटिंग होती है और जितने भी मेडिकल बोर्ड के केसेस होते हैं उनको रेफर होते हैं, वो उनके टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट करवाने के बाद वो बताते हैं कि ये मेडिकली फिट है, अनफिट है। और अगर किसी को रिटायरमेंट भी होनी है मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो भी वो मेडिकल बोर्ड की ही स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं। और उसमें कैटेगरी ए उन्होंने कोई कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं डॉक्टर्स ने, कि मैक्सिमम जो है ना डिसेबिलिटी होगी जिसकी बेस पे ये दोबारा कोई काम करने के काबिल ही नहीं रह गया किसी किस्म का कोई सरकारी, तो फिर उसको वो कैटेगरी ए में असाइन करके उसको इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट देते हैं, जिसकी बेस के ऊपर फिर वो क्लेम करता है कि उसको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिटायर किया जाए। अब हम जरा पेपर्स देखने लगे हैं, पेंशन पेपर्स। सुपर एनुएशन की जब पेंशन होगी तो आपको कौन कौन से पेपर्स जो हैं साथ लगाने हैं, ये चारों किस्म में हम देखेंगे। उसमें आप देखेंगे 80% हमारे पेपर्स सेम है, माइनर चेंजेस हैं, 2-3 पेपर्स ऐसे आएंगे जो डिफरेंट होंगे, फॉर्म चेंज हो जाएंगे हर एक के, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं और जिस किस्म की रिटायरमेंट है उसी किस्म की फिर इंफॉर्मेशन उसके ऊपर प्रिंटेड होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है उस एम्प्लॉय से, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे कैटेगरी चेंज होती जाएगी उसका फॉर्म की नेचर और फॉर्म का नाम भी चेंज होता जाएगा। तो हम इसको जरा देख लेते हैं। सुपर एनुएशन पेंशन जो 60 ईयर्स पे रिटायर होता है उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म B1 कहलाता है, वो लेना है, फिल करना है, ड्यूली साइंड होगा, ठीक है। उसके बाद एनेक्स्चर ए उसके साथ लगेगा, ड्यूली अटेस्टेड, उसके ऊपर लिखा होता है एनेक्स्चर ए में क्या चीज है। फिर मैंने आपको जैसे बताया था अगर वो ऑफिशियल है तो उसकी ओरिजिनल सर्विस बुक जिसमें कि अटेस्टेड होगी, उसमें तमाम चीजें AG और अकाउंट ऑफिस ने अटेस्ट की होंगी। मसलन उसकी जो पे उसकी सर्विस की लेंथ ऑफ सर्विस जो है वाकई इतनी है, उसकी पे फिक्सेशन हुई हुई है, सही हुई है, और उसका लीव अकाउंट जो है वो भी अप टू डेट है। इन सारी चीजों को वो टेस्ट करते हैं तो उसकी बेस पे उसकी पेंशन पेपर्स बनते हैं। और अगर वो ऑफिसर है तो मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि उसकी पे स्लिप या जो उसकी LPC है, कंप्यूटराइज्ड LPC इशू होगी, AG ऑफिस उसको टेस्ट करके देगा, फिर वैलिड CNIC की कॉपी होगी, और फिर सर्विस स्टेटमेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं वो होगी, जहां जहां वो काम करके आया है कंप्लीट, जिसको पोस्टिंग प्रोफाइल भी हम कहते हैं। और फिर लास्ट में देखिएगा अगर वो एम्प्लॉय डेपुटेशन पे रहा है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था किसी ग्रुप में कि अगर जब हम डेपुटेशन पे जाते हैं तो पीछे हमारा जो खाता है, मैंने बताया था आपका पीछे जो चैप्टर है
रजिस्टर का जो खाता है आपका वो क्लोज हो जाता है जितनी देर तक आप डेपुटेशन पे रहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन आपकी जो सैलरी है वो आपको बोरिंग एजेंसी पे करती है। आपका जो छुट्टी है वो पीछे आपका कोई छुट्टी ऐड नहीं होती, आपको या तो वो छुट्टी आप अवेल कर लेते हैं या आपकी लीव इनकैशमेंट आपको वो दे देते हैं। और तीसरी चीज जो है वो है आपकी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। उस पीरियड की जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बोरिंग एजेंसी के ही जिम्मे है और बोरिंग एजेंसी ही उसकी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। इसमें देखा यह गया है कि चूंकि लोगों को नो हाउ नहीं होती रूल्स की, तो वो अपना पीरियड गुजार के आ जाते हैं रिटायरमेंट पे टाइम पे। जब उन्हें पता चलता है पेंशन पेपर्स बनाते हैं तो फिर वो उनको अकाउंट ऑफिस कहता है जी ऑफिस के जी आपका तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आई हुई है आपकी बोरिंग एजेंसी की तरफ से। तो फिर उस टाइम पे वो अपने केस को प्रोसेस करते हैं और ये बड़ा टीडियस लेंथी लेबोरियस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उनका पेंशन पेपर्स डिले हो जाते हैं। तो मैं ये हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपने जहां कहीं डेपुटेशन पे काम किया या कर रहे हैं तो उन्हें ये रिक्वेस्ट करें और उन्हें कहें जी एनुअली हर साल वो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का आपका जो शेयर है वो आपके पेरेंट डिपार्टमेंट में जमा करवाते रहें। ये जो जमा होता है ये चलान्स के ऊपर होता है और उन चलान्स की 3 कॉपीज होती हैं जी ओरिजिनल, एक बैंक रख लेता है, एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रखती है और एक जो कॉपी होती है ना वो सिविल सर्वेंट की होती है। तो आप उनसे अपनी जो ओरिजिनल कॉपी है वो लेके संभाल के उसको रख लें और उसको फिर अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस या एजी ऑफिस में कंसोलिडेट करवा लें। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी टाइप आ गई है पेंशन ऑन इनवैलिडेशन। इसमें मोस्टली चीजें वही हैं, 2-3 चीजें फर्क हैं, हम सिर्फ उनको देख लेते हैं। फॉर्म चेंज हो गया, आपने देखा था पीछे फॉर्म था आपका B1, अब आपका फॉर्म चेंज हो गया जी, फॉर्म B4 आएगा, आपने इसको फिल करना है। एनेक्चर ए सेम है, ओरिजिनल सर्विस बुक वैसे ही लगानी है अगर ऑफिशियल है। और उसके अलावा क्या है, अब यहाँ पे रिटायरमेंट नोटिफिकेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा जी इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट। चूंकि ये रिटायरमेंट जो है ये इनवैलिडेट हो गया है, वो मेडिकली इनकैपेसिटेटेड हो गया है, तो मेडिकल बोर्ड ने जाहिर है उसने कोई ना कोई इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट इशू किया था। ये इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी ए में उसको रखा गया है, मैक्सिमम डिसेबिलिटी है, इट शुड बी ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द डीजी हेल्थ सर्विसेज। उसे काउंटरसाइन करवाएं और इसकी बेस के ऊपर वो अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा और डिपार्टमेंट उसको फिर जो है वो रिटायर कर देगा ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। जो उसका रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट नोटिफिकेशन नहीं है सिंपल, अब वो जो रिटायरमेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने उसका इशू किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट, उसकी टेस्टेड कॉपी को लगाएगा। बाकी चीजें वही हैं, सर्विस स्टेटमेंट है, एलपीसी है टेस्टेड एजी ऑफिस से, और उसके बाद वैसे ही पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उसने डेपुटेशन पे काम किया है तो ये चीजें लगेंगी। अच्छा, इसके बाद अगली देखें, अब इन सर्विस डेथ की बात आ जाती है हमारे पास। इन सर्विस डेथ में ये एक चेंज आई है 2017 से ऑनवर्ड। पहले क्या होता था, पहले बता देती हूँ फिर बात का बताती हूँ। पहले ये होता था कि अगर किसी की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती थी तो उसकी फैमिली को 2017 से पहले वो पेंशन के लिए अप्लाई करते थे और उनको फैमिली पेंशन मिल जाती थी। ठीक है, वैसे ही जो जितना ड्यू होता था सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसकी जो सर्विस है वो पेंशनेबल सर्विस है। और वो पेंशनेबल सर्विस आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, मिनिमम 10 साल की सर्विस है विदाउट एनी ब्रेक, तो उस सूरत में उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल सकती है। ठीक है, अच्छा 2017 से ऑनवर्ड गवर्नमेंट ने फिर एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने ये कहा, अमेंडमेंट की, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ड्यूरिंग सर्विस इसकी डेथ हो गई है ना, अभी हम उसको पेंशन नहीं देंगे। जितना अरसा इसका रहता था रिटायरमेंट में उतना अरसा हम इसकी फैमिली को नॉर्मल सैलरी देते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही समझते हुए हम यही प्रिज्यूम करेंगे कि जैसे ये सरकारी मुलाजिम नौकरी कर रहा है। ठीक है, इसको एग्जांपल फॉर एग्जांपल, एक सरकारी मुलाजिम जो है अनफॉर्चुनेटली 50 इयर्स ऑफ एज पे उसकी डेथ हो गई। अब क्या होगा, इस वक्त जो रूल्स हैं 2017 के बाद से, उसमें यह है कि 10 साल तक, जब तक कि उसकी एज सुपर एनुएशन तक नहीं पहुंच, अगर वो जिंदा होता तो जाहिर है उसकी पेंशन तो 10 साल बाद होनी थी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी जब तक वो सुपर एनुएशन की एज तक नहीं पहुंचता, अगर वो जिंदा रहता, तो तब तक हम जो है ना इसको पेंशन नहीं देंगे, इसकी फैमिली को हम नॉर्मल सैलरी देते रहेंगे। ठीक है, और हर महीने वो सैलरी उनको मिलती रहेगी और वो सैलरी ऐसे मिलेगी कि उसमें एनुअल इंक्रीज भी आएगी। जैसे वो जिंदा था तो 1 दिसंबर को उसकी इंक्रीमेंट लगती थी, यहाँ पे उसकी एनुअल इंक्रीज आती रहेगी, जो हर बजट में जैसे जैसे जितनी ग्रेड वाइज जो जो इंक्रीज आएगी सबकी एडहॉक रिलीफ अलाउंस लगेगा, उसका भी लग जाएगा। ठीक है, और ये पैसे जो हैं हर महीने उसकी विडो को या उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनको मिलते रहेंगे। कब तक मिलते रहेंगे, जब तक उसका सुपर एनुएशन का टाइम नहीं आ जाता। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये इसमें होता ये है कि वो मुलाजिम जिस
ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज या दफ्तर में काम कर रहा होता है, उसकी डेथ के बाद वहां पे एक ओएसडी की पोस्ट क्रिएट करवा ली जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कह के। उस ओएसडी की पोस्ट के ऊपर उसका पूरा बजट जो है वो साल का दे दिया जाता है, और उसकी फैमिली को, उसकी विडो या जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उनको पर मंथ वो सैलरी मिलती रहती है विद एनुअल इंक्रीज अलॉन्ग विद इंक्रीज इन द बजट। ठीक है, ये जो बजट में इंक्रीज आती है वो भी उनको मिलती रहती है टिल द टाइम के उसका सुपर एनुएशन का टाइम आ जाता है। जब उसका सुपर एनुएशन का टाइम आता है तो फिर उनको फैमिली पेंशन मिलती है, और ना सिर्फ सैलरी मिलती है, इसके साथ साथ तमाम एसोसिएटेड बेनिफिट्स जो अगर वो जिंदा होता, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास एक सरकारी घर था तो वो घर भी उसकी फैमिली के उससे नहीं लिया जाता, बहुत अच्छी बात है। उनके पास वो घर भी जो है वो रिटेन चाहें तो वो रिटेन रखते हैं, और जब उसकी 60 ईयर्स ऑफ एज आ जाती है तो फिर जो है वो उनसे घर वापस लिया जाता है, और 60 ईयर्स सुपर एन्यूएशन की एज के ऊपर फिर उनको जो है फैमिली पेंशन अलाउ होती है। और ये फैमिली पेंशन का जो रूल है वो पीसीएस पेंशन रूल्स 1967 का क्लॉज है जी 4.1, उसके तहत मिलती है। ठीक है, अब मैं फैमिली पेंशन के ऊपर जा रही हूँ। फैमिली पेंशन कब मिलेगी, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब उस एम्प्लॉय की एज 60 ईयर्स ऑफ हो जाएगी कागजों में, अगर वो जिंदा रहता तो। ठीक है, अब उसकी फैमिली ने जो फैमिली पेंशन केस प्रोसेस करना है, उसमें फॉर्म देखें जी चेंज हो गया है, फॉर्म D1 आ जाएगा। उसके साथ और क्या चीज उसको नहीं लगानी है, ऑब्वियसली डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा वो। आजकल जो डेथ सर्टिफिकेट है वो नादरा इशू करता है, तो नादरा की तरफ से अटेस्टेड कॉपी लगाएगी डेथ सर्टिफिकेट की। ठीक है, बाकी अगर ऑफिशियल है तो वैसे ही उसकी रिजन सर्विस बुक लग जाएगी, अगर ऑफिसर है तो एलपीसी की कॉपी लगेगी, वैलिड सीएनआईसी कॉपी सबकी लगेगी। वैलिड सीएनआईसी की कॉपी जो है वो डिसीज्ड की भी लगेगी। ठीक है, और साथ जो जो उसके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स की एक लाइन ऑफ सक्सेशन जो है ऑलरेडी नादरा ने निकाली हुई है। स्पाउस नहीं है तो फिर बच्चे, उसमें बेटे हैं तो फिर वो उन्होंने एज लिखी हुई है 21 है, कहते हैं जी 24 शायद करती है बेटे के लिए, और बेटी की जब तक शादी ना हो जाए मैक्सिमम 15 साल के लिए मिलती है, और अगर बच्चे भी नहीं है तो फिर ज़ाहिर पेरेंट्स को जाती है। फिर उसका पोस्टिंग प्रोफाइल है, सर्विस स्टेटमेंट है, और एंड में वैसे ही जी पेंशन कंट्रीब्यूशन, अगर डेपुटेशन पे काम किया हुआ है तो पेंशन कंट्रीब्यूशन के चालान फॉर्म्स भी लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगला देखें, अगला केस है फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पेंशनर। अब इस वाले केस को पिछले वाले केस के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। पिछले वाले केस में इन सर्विस डेथ हुई थी, पहले उसको सैलरी मिल गई थी सुपर एनुएशन तक, और फिर जब सुपर एनुएशन आई थी तो फिर फैमिली पेंशन शुरू हुई थी। ये केस क्या है, ये केस ये है कि एक सिविल सर्वेंट अपनी नॉर्मल एज 60 ईयर्स ऑफ एज तक उसने सर्विस की, उसकी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन नॉर्मल शुरू हो गई, अब वो पेंशनर बन गया है। अब उसके बाद पेंशन ले रहा था, अब उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ होने के बाद अब उसकी जो फैमिली पेंशन बनेगी वो उसके लिए उसके जो लवाहिकीन है, उनको क्या क्या कागजात चाहिए, बहुत थोड़ी सी है क्योंकि ये नॉर्मल वाली पेंशन नहीं है। ऑलरेडी पेंशन पेपर्स जब उस पेंशनर ने दिए थे तो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए थे। अब इसका जो फॉर्म है दैट इज सिंपली फॉर्म D2, और अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो कि नादरा इशू करता है, डेथ सर्टिफिकेट डिसीज का वो लगा देंगे। और आपको पता होगा कि जब भी कोई रिटायर होता है तो उसको जो फाइनल ऑर्डर होता है ना उसको कहते हैं PPO, एंड PPO इज एन एब्रिविएशन फॉर पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो उसको जो PPO ऑर्डर इशू हुआ था, गवर्नमेंट ने किया था, उसके डिपार्टमेंट ने किया था, उसकी अटेस्टेड फोटो कॉपी साथ लगानी पड़ेगी फैमिली पेंशन के लिए। ठीक है, अच्छा उसके साथ ही कुछ आपको यहाँ पे अमेंडमेंट्स नजर आ रही हैं ऑफ पेंशन रिफॉर्म्स 2024, ये मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली गवर्नमेंट ने इस वक्त एक कमेटी बनाई हुई है जो कि पेंशन रिफॉर्म्स 2024 के ऊपर काम कर रही है, और उसमें उनकी 2-3 सजेशंस हैं। एक तो वो ये चाह रहे हैं कि जो आपका 65-35 है उसको 70-30 कर दिया जाए। दूसरा एक और सजेशन ये है कि ये जो लाइफ टिल डेथ होती है पेंशन, इसको भी कम करके 20 ईयर्स ऑफ एज तक पेंशन कर दी जाए। तीसरा वो ये चाह रहे हैं कि जो विडो को दिया जाता है वो भी टिल डेथ ना दिया, लाइफ फॉर होल लाइफ ना दिया जाए, उसको सजेशन है कि 15 ईयर्स तक दे दिया जाए, और कुछ का ख्याल है कि शायद 20 ईयर्स तक दे दिया जाए। और इसके अलावा एक और जो सजेशन है वो ये है कि ये जो आप पेंशन इस वक्त कैलकुलेट हो रही है, मैंने आपको बताया था वो लास्ट पे ड्रॉन के ऊपर हो रही है, और बीच में सारी पेज वाली कैटेगरीज है वो भी ऐड हो रही है। तो इसमें एक और सजेशन ये है कि लास्ट पे ड्रॉन पे ये कैलकुलेट ना हो, ये आखिरी जो 3 साल की है ना सैलरी, आखिरी 3 साल को उसने यहाँ पे 36 मंथ्स लिखा हुआ है,
36 मंथ से मुराद लास्ट 3 ईयर्स की सैलरी है, तो लास्ट 3 ईयर्स की सैलरी को निकाल लिया जाए, उसकी एवरेज जो है ना वो निकाल के उसका जो 70% है उसके मुताबिक पेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाए। और इसके अलावा एक और भी जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी, शायद ये मेरी नज़र से बिल्कुल गुजरा है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है तो उस सूरत में उसके जितने साल कम हैं 60 ईयर्स से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई 55 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर चला जाता है, प्री ऑप्ट कर लेता है, तो इसका मतलब है उसके 60 ईयर्स से 5 साल कम है, तो वो कहते हैं कि हर साल के हिसाब से उसको 3% की पेनल्टी डाल दी जाए, यानी रिड्यूस कर दी जाए उसकी पेंशन जो है 3% पर एनम। तो अगर 55 पे जा रहा है तो उसको 3% पर एनम के हिसाब से, अब देखें ना इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, तो ये 15% जो है ना रिडक्शन पेनल्टी बन जाती है। तो ये काफी ह्यूज अमाउंट है, टू एक्सेसिव है। इसके ऊपर जो है, चूंकि अभी ये इसका नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, कि मैंने एक ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम देखा था, तो फेडरल गवर्नमेंट का है, इसमें उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ऑलरेडी लिखा हुआ है, पुरानी समरी की कंटिन्यूएशन में लिखा है, पुरानी समरी तो मुझे नहीं मिल सकी, मगर इसमें जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो यही है। 3 प्रपोजल्स इन्होंने दिए हुए हैं। पहला प्रपोजल में वो ये कह रहे हैं कि जो है ना, अगर आप किसी को, मैं इसको पढ़ देती हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, कि द प्रपोजल दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉई शैल बी एंटाइटल्ड टू अ gross pension based on 70% of average pensionable emoluments drawn during the last 36 months of service before retirement will be a matter of concern for the employees who are promoted in the last year of their service. The calculation of pension on the average pensionable emoluments from the last 36 months will place them at a disadvantage vis-a-vis others due to lower average value. इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर एक एम्प्लॉई जो अपने रिटायरमेंट के आखिरी साल में प्रमोट होएगा, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रमोशन के टाइम पे आपकी पे फिक्सेशन होती है हायर ग्रेड में, और उसके साथ आपको एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलती है, और आपकी बेसिक पे में एक काफी ज्यादा एक जो है ना इंक्रीज आ जाती है, इंक्रीज आ जाती है, ह्यूज इंक्रीज आ जाती है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा एम्प्लॉई है जिसको आखिरी साल जाके चेंज आई, तो पिछले जो 2 सालों में जो उसकी सैलरी है वो तो बहुत कम है, आखिरी साल में आ रही है, तो जब उसका एवरेज निकाला जाएगा 36 मंथ्स के ऊपर, तो ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज के ऊपर चला जाएगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि 3 साल पहले प्रमोट हो गया था, उसकी जो 36। अब देखें दोनों ही BS20 में रिटायर हो रहे हैं, एक BS20 में आखिरी साल में प्रमोट हुआ और एक BS20 में 3 साल पहले प्रमोट हो गया, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं ये जरा उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, इसको देख लिया जाए। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक हमने कहा है जो अर्ली रिटायरमेंट पे जा रहा है, कि जो रिडक्शन पेनल्टी ऑफ 3% पर ईयर इज, इट इज टू एक्सेसिव and needs to be revisited as there are instances where the government servants have genuine reasons to opt for early retirement. ये भी बड़ा अच्छा उन्होंने एस्पेक्ट दिया है कि कुछ समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई सरकारी मुलाजिम है, उसकी बहुत ही कोई अर्जेंट नीड है, बहुत ही जेन्युइन रीजन है, वो बेचारा कंटिन्यू नहीं कर सकता और वो जो है वो ऑप्ट कर रहा है फॉर प्री मैच्योर रिटायरमेंट, तो उसको आप हर साल अगर 3% रिड्यूस करेंगे ना, तो ये एंड में जाके अगर किसी के 4-5 साल पहले रिटायरमेंट लेगा तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसको भी जरा दोबारा देख लिया जाए, रिविजिट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने अभी दी हैं। एनीवेज, ये जो पेंशन रिफॉर्म कमेटी है, इसकी अभी तक फाइनल रिकमेंडेशन हमारे सामने नहीं आई, ये अभी जो है अंडर डिस्कशन ही है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब इसके बाद हम अगली चीज के ऊपर चलते हैं, लीव एनकैशमेंट। इसको मैं बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में आपके साथ लीव रूल्स 1981 के टॉपिक जब मैंने बताया था, तो मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 365 डेज की होती है, और इसमें चेंज आ चुकी है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि 1 जून 2023 को लेटर इशू हो गया हुआ है, और दोनों चीजें, पहले ये LPR जो थी ये आप अपनी स्वाबदीद थी, आखिरी साल सर्विस कर लें और जितनी छुट्टी अर्न लीव पड़ी हुई है उसकी इनकैशमेंट ले लें इन लीव ऑफ LPR। अब इसमें चेंज आ गई है, अब ये लीव की बजाय, LPR की बजाय रिफ्यूज LPR है, और लीव की बजाय रिफ्यूज लीव होगा। 15 महीने पहले अप्लाई करें अथॉरिटी को, अगर अथॉरिटी आपकी लीव को रिफ्यूज कर देती है, ओनली इन दैट केस आप फिर कंटिन्यू करेंगे आखिरी साल, और जितनी छुट्टी पड़ी हुई है उसकी इनकैशमेंट ले लेंगे। और दूसरी जो चेंज इसमें आई है वो क्या है कि लमसम लीव सैलरी का वर्ड जो है वो उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब वर्ड जो है वो क्या आ गया है, इनिशियल ऑफ पे इक्वल टू इनिशियल पे ऑफ पे स्केल। आपके पे स्केल का जो इनिशियल है उसके ऊपर ये लीव इनकैशमेंट जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ ही ये बहुत आम फहम वर्ड्स में, उर्दू में भी मुझे एक व्हाट्सएप के अंदर ये मिला
तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं, अगर किसी को थोड़ा वहां से एम्बिग्विटी रह जाए उस नोटिफिकेशन पे, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं हम, जनरल प्रोविडेंट फंड आ जाता है हमारा, जीपी फंड। हर महीने आप ये ऑप्शन होता है, अगर आप इसको ऑप्ट करेंगे तो आपका कटेगा, अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं काटा जाएगा। अच्छी चीज़ है, लोग ऑप्ट कर लेते हैं। एक कंपल्सरी आपकी सेविंग हो जाती है। एक आपके हर महीने ग्रेड वाइज है, ग्रेड आपका चेंज होता है, उन्होंने फिक्स किया हुआ है ग्रेड वाइज, तो ये अमाउंट आपकी डिडक्ट होती रहती है। और इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट भी लगाती है। और एजी ऑफिस तो मैंने आपको बताया था, उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। हमारी जो सैलरी स्लिप्स होती हैं उसके ऊपर ही अगर आप देखें ना, टॉप पे अपने नाम और डेजिग्नेशन के नीचे, तो वहाँ पे आपको बैलेंस ऑफ जीपी फंड शो हो रहा होता है। मुझे नहीं पता अकाउंट ऑफिस क्या कर रही हैं नहीं, उनको भी चाहिए ये भी कर दें। तो ये जीपी फंड जो है आप पहले भी निकलवा सकते हैं, फिर वो रिफंडेबल हो जाता है। 55 के बाद निकलवाएं तो नॉन रिफंडेबल होता है। और ये भी एक बड़ी अच्छी अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, रिटायरमेंट पे आपको ये मिल जाती है। और हैंडसम अमाउंट, और इससे आप रिटायरी जो है वो कोई अपना कारोबार कर सकता है, घर बनाना चाहिए या बच्चों की शादी वादी करना चाहे तो वहां पे ये यूज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो जीपी फंड है जी, इसको कौन से वाला रूल डील कर रहा है? 1978 के जीपी फंड रूल्स हैं बाकायदा। उसका रूल 1.32 कुछ कंडीशंस जो है वो लगा रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर कोई सब्सक्राइबर अपनी सर्विस के दौरान कहता है कि नहीं जी मैं नहीं ऑप्ट करना चाहता, क्विट करना चाहता है, तो उसकी मर्जी है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ठीक है, वो क्विट कर ले, जितनी अमाउंट उसकी क्रेडिट हुई हुई उसके अकाउंट में उसको मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुलाजिम के ऊपर पीड़ा लग गया और उसको जो है ना वो मेजर पेनल्टी डाल दी गई, उसका डिसमिसल या रिमूवल हो गया या कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दी गई, तो जाहिर है अब तो वो नौकरी में नहीं रहा। जब वो नौकरी में नहीं रहा तो उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, अब वो जीपी फंड भी नहीं मिल रहा। उसके बाद आपको पता है पीड़ा में आप अपील कर सकते हैं अपीलेंट अथॉरिटी को, अगर वो भी अपीलेंट अथॉरिटी अगर मुनासिब समझे तो आपको एग्जोनरेट भी कर सकती है। अगर वहां से ना हो तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है बाद में बहाल भी हो जाते हैं, रीइंस्टेट हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो ये कह रहा है कि अगर आप रीइंस्टेट हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, तो फिर वो जो मुलाजिम है उसको ये कहा जाता है कि जितना अरसा वो मुलाजमत से बर्खास्त हो गया था, काम नहीं किया उसने, उतने अरसे का जो जीपी फंड है और जो उसका इंटरेस्ट है वो खुद से ही अपने वो जो अकाउंट है उसमें पे करेगा गवर्नमेंट के, और वो वहां पे जो है उसका जमा हो जाएगा। ठीक है, और वो उसके अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये अब तक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं पार्टिसिपेंट्स, ये आपको जो है ना एजी ऑफिस और अकाउंट ऑफिस से मिली। क्या क्या मिला आपको? पेंशन मिल गई, आपको ग्रेजुटी मिल गई, आपको जीपी फंड मिल गया। ठीक है, अब आगे जो मैं आपको चीजें बताने जा रही हूँ, ये चीजें आपको एजी या अकाउंट ऑफिस से नहीं मिलेंगी। ये बेनेवलेंट फंड का एक बोर्ड है, ऑटोनमस बॉडी है, और इनका बाकायदा एक ऑर्डिनेंस है। और ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, ये फलाह बहबूद के काम करते हैं, इसमें हम सब हिस्सेदार हैं। ये एक और ये ऑप्शनल नहीं है, ये सबके लिए मैंडेटरी है। जब जिस दिन आप सर्विस में आते हैं, आपने कभी अपनी सैलरी स्लिप को गौर से ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें कुछ डिडक्शंस हैं जो होती हैं। बीएफ के नाम से बीएफ फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है। ठीक है, ये हर महीने आपकी कटती है जीआई, और इसको जो है ये फिक्स होती है ग्रेड की, और ये हर महीने जो है वो कटती है। ठीक है, इससे अब क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और आपके बहन भाइयों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट बेनेवलेंट फंड ऑर्डिनेंस है 1966। वेस्ट पाकिस्तान के नाम से क्यों लिखा गया? क्योंकि ये पहले का 1970 से पहले का है, तो उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, इस वजह से इसके साथ ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। इसके तहत ही रूल्स बनाए गए हैं। अब आपको जितनी भी ग्रांट्स यहाँ पे मिलेंगी, याद रखिएगा ये सारी की सारी ग्रांट्स आपको कौन दे रहा है? ये आपको बेनेवलेंट फंड का बोर्ड दे रहा है। इसका इनका ऑफिस है लाहौर में, अल-फलाह बिल्डिंग है यहाँ पे, मल्टी स्टोरी, वहाँ पे इनका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑफिस है, और वहाँ से सारी ग्रांट्स आपको मिलती हैं। इनकी ऑनलाइन भी वेबसाइट मौजूद है, इनके परफॉर्मर्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है। और क्या क्या इनका क्राइटेरिया है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले जी मैरिज ग्रांट। मैरिज ग्रांट में जो है ये ग्रेड 16 से 22 को जो एडमिसिबल है, मैंने सिर्फ उसी को टच किया है। उसमें बेटी की शादी के ऊपर मैक्सिमम 2 दफा मिलती है, 2 बेटियां हैं आपकी, 2 दफा मिल जाएगी। इसके लिए आपने वो शादी का कार्ड और साथ निकाहनामे की कॉपी लगा के देनी होती है। और इसमें कोई मुझे बता रहा था इंक्रीज हुई हैं बहुत सारी चीजें, इन्होंने डबल की हैं, और मुझे पता चला था कि अब ये 80,000 होगी, ये मैरिज ग्रांट जो है मिलती है। ठीक है,
और इसमें कुछ चीजें आपके नॉलेज में शायद पहली दफा आपको पता चलें। लोग समझते हैं कि जब तक हम सरकारी मुलाजमत में शायद तभी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको रिटायर होने के बाद भी 15 साल के अंदर अंदर, ठीक है, अगर आपकी बेटी की शादी होती है तो आपको ये चीजें जो हैं मिल सकती हैं, आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी, मतलब वो रिटायर हो गया, 10 साल बाद उसकी डेथ होगी, अभी 15 साल तो पूरे नहीं हुए, 5 साल रहते हैं ना उन 15 साल में, तो उन रिमेनिंग वो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है 15 साल का, 5 साल का जो पीरियड है, उसमें उसकी जो फैमिली है वो भी अगर बच्ची की शादी होती है क्लेम करना चाहे तो वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैरिज ग्रांट जो है, ये अगर कोई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिटायर हुआ है, इनवैलिडेट हुआ है, तो वो भी बिल्कुल अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद 15 साल के अंदर अंदर बेटी की शादी की सूरत में मैरिज ग्रांट क्लेम कर सकता है, ठीक है। और ये जो इसके लिए तरीकेकार क्या है कि आपको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में दरखास्त जमा करानी पड़ती है और विद इन 275 डेज जमा करवा दें बच्ची की शादी के बाद, ठीक है। और कोशिश करें कि 3 साल के अंदर अंदर आगे उसको परस्यू भी करें। अगर आपका केस 3 साल के अंदर अंदर, ये 3 साल कौन सा वाला पीरियड मैं आपको बता रही हूँ, बच्ची की शादी के बाद 3 साल के अंदर अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 साल के बाद आपकी दरखास्त जो है वो बोर्ड के ऑफिस में जाएगी तो फिर वो एंटरटेन नहीं होगी, वो टाइम बार हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रांट देखें, फ्यूनरल ग्रांट। थोड़ी स्पीड मैंने तेज की है क्योंकि मैं चाहती हूँ आखिरी 10 मिनट्स जो है हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लें, इसको जरा हम कंप्लीट कर लें। फ्यूनरल ग्रांट अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, सर्वेंट की या उसके डिपेंडेंट्स की, ठीक है। डिपेंडेंट्स में जी उसके बूढ़े माँ बाप भी आ सकते हैं, उसकी स्पाउस या उसका स्पाउस और उसके बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई वो सब उसके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है कफन दफन का खर्चा देती है। 35,000 रुपीज फिक्स है, इसका रेट सेम है फॉर ऑल ग्रेड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड, ये अमाउंट फिक्स है। और इसके लिए भी 3 साल का अरसा उन्होंने दे दिया है कि अगर आपको पहले पता नहीं था मगर डेथ के 3 साल के अंदर अंदर अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो आपको ये फ्यूनरल ग्रांट जो है वो अगेन बेनेवलेंट फंड का जो दफ्तर है वो दे देता है। नेक्स्ट देखिएगा, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स। मेरा ख्याल है आप में से मोस्टली जो हैं वो ये आपके बच्चे इसको अवेल करते हैं, फैसिलिटी ले रहे हैं। एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स जो आपको बेनेवलेंट फंड के दफ्तर से मिलते हैं वो मैट्रिक के बाद मिलते हैं, मैट्रिक के रिजल्ट की बेस के ऊपर मिलते हैं। और तकरीबन 3 साल पहले इन्होंने इसके रेट्स जो है रिवाइज किए हैं, डबल कर दिए हैं। अब मैट्रिक की बेस पे जो पहले मिलता था 14,000 वो 28,000 हो गया, 2 साल 28,000 मिलता है। और उसके बाद जो डिग्री क्लासेस के लिए चाहे वो MBBS है, इंजीनियरिंग है या BS है, तो 4 इयर्स मजीद मिलता है। टोटल 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर मिलता है। जो डिग्री के ऊपर मिलता है वो पहले 16,000 था, अब वो 32,000 हो गया है। और इसके साथ साथ एक मेरिट स्कॉलरशिप भी है, अगर आपके बच्चे ने 90% प्लस मार्क्स लिए हैं तो 50,000 लमसम स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। और मिनिमम इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा ये है कि आपका बच्चा पढ़ रहा हो, ठीक है, आपने उसका वो उसके कॉलेज या उसके यूनिवर्सिटी से आपने उसका फॉर्म अटेस्ट करवाना है, ठीक है। और उसका जो इदारा है या तो वो गवर्नमेंट का हो और अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है। कितने बच्चों को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकता है जी? मैक्सिमम 2 बच्चों को मिल सकता है। और इसमें ये देखिएगा कि ये जो स्कॉलरशिप है पहले ये कंडीशन थी कि एक बच्चे का कोई एक पेरेंट, अगर अगर दोनों पेरेंट्स सरकारी मुलाजिम हैं तो उनकी ये कंडीशन थी कि कोई एक जो है ना एक बच्चे का स्कॉलरशिप क्लेम कर सकता है। मतलब एक बच्चे का स्कॉलरशिप 2 दफा क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली इस कंडीशन को भी वेव ऑफ कर दिया है। मतलब ये कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो जो फादर है वो भी उन 2 बच्चों का क्लेम कर सकता है और जो मदर है वो भी उन 2 बच्चों का क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आ गई है, इट्स अगेन गुड, एम्प्लॉयज की फेवर में जा रही है। इसके साथ एक और चीज जो शायद आपके नोटिस और नॉलेज में ना हो वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, कोई उनको डिसेबिलिटी है, ठीक है, और वो स्पेशल बच्चे किसी स्पेशल इदारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 की बजाय 3 बच्चे कर दिए। अब जो एडमिसिबिलिटी है मैक्सिमम 3 बच्चे एलिजिबल हैं, 3 बच्चों का स्कॉलरशिप जो है अब वो क्लेम किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक और चीज ऐड ये हो रही है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट खुद बेचारा जो है वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पे माजूर हो गया, ठीक है, और वो उन इनवैलिडेट होके मेडिकल ग्राउंड्स पे रिटायर हुआ है, तो इस सूरत में भी वो 3 बच्चों का जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप है वो बेनेवलेंट फंड के दफ्तर से क्लेम कर सकता है।
अगली ग्रांट देखिए जी, फेयरवेल ग्रांट। फेयरवेल ग्रांट जैसे आप अपने कुलीग्स को फेयरवेल देते हैं ना, ऐसे गवर्नमेंट भी कितनी अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी आपको रिटायरमेंट पे एक फेयरवेल ग्रांट देती है, ठीक है, अपने मुलाजिम को। और फेयरवेल ग्रांट कितनी होगी, आपकी लास्ट बेसिक पे के ऊपर होगी, और वो जो बाकी पेज है ना, मैंने आपको बताया जिनके साथ वर्ड पे लगा हुआ है, वो भी बीच में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और ये लास्ट बेसिक पे ये फेयरवेल ग्रांट किस किस को मिल सकती है, जो मेडिकल ग्राउंड्स पे रिटायर हो रहा है उसको भी मिल सकती है, मिलेगी, ठीक है। जिसकी इन सर्विस डेथ हो गई थी उसकी फैमिली को भी मिलेगी। सिर्फ कंडीशन क्या है कि उसकी जो सर्विस है ना, वो मिनिमम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, यानी पेंशन के लिए वो क्वालिफाई कर रहा हो। और पेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 10 इयर्स की सर्विस के ऊपर वो पेंशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। और अगेन कितने साल के अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट के बाद 3 साल का पीरियड है, 3 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये केस जो है ये टाइम बार हो जाएगा, फिर आपको ग्रांट नहीं की जाएगी। अगली देखें जी, आपके पास आ जाती है जी 4 मंथ सैलरी। 4 मंथ सैलरी जो है ये अगर किसी सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो फिर उसकी फैमिली को ये 4 मंथ्स की सैलरी मिलेगी। और ये वो वाहिद सैलरी है जी, पीछे आप जितने भी अलाउंसेस देख के आए ना, ग्रांट्स देख के आए, वो आप देख रहे हैं, वो बेसिक पेज मिल रही है। यहाँ पे पूरी फुल फ्लैज सैलरी मिलेगी, लास्ट पे ड्रॉन प्लस ऑल अलाउंसेस, ठीक है। तो ये डिसीज की फैमिली को मिलेगी, एट द टाइम ऑफ डेथ क्लेम करनी पड़ेगी, और 4 महीने की सैलरी जो है वो दी जाएगी। इसके बाद आगे देखें, आगे आ जाती है हमारे पास मंथली ग्रांट। मंथली ग्रांट अगेन जो है ये एक ऐसी ग्रांट है जो कि अगर किसी की डेथ हो गई है सरकारी मुलाजिम की, तो उसकी बेवा को मिलेगी, या अगर फीमेल हैं सरकारी मुलाजिम तो उनके स्पाउस को मिलेगी ये मंथली ग्रांट। इसका जो रेट है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ग्रेड्स। मैंने गस्टेड नॉन गस्टेड यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मंथली ग्रांट है, मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगी, ठीक है। कंडीशन क्या है, फीमेल के लिए अगर वो विडो है, अगर मेल जो है उनकी डेथ हुई है तो जो उनकी विडो है उनको ये मिलेगी फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी ता हयात, ठीक है। मगर एक कंडीशन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट शी डज नॉट रीमैरी, दोबारा वो शादी ना करे। अगर वो दोबारा शादी कर लेती हैं तो फिर उनको ये ग्रांट जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, अगला केस देखें, अगर एक से ज्यादा विडोज हैं फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो उनमें इक्वल जो है ना, जितने विडोज उनके डिक्लेयर हुए होते हैं निकाह नामे की, वो कॉपीज देती हैं, तो बेनेवलेंट फंड का जो दफ्तर है वो उनको इक्वली उसको डिवाइड कर देता है शेयर, और वो जितनी भी हैं उनको मिलती रहती है, ठीक है। दूसरे केस में आए, अगर वो जो पेंशन जिनकी डेथ हुई है वो फीमेल है, तो आप उनके जो स्पाउस है वो विडोअर कहलाएंगे। विडोअर को पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी, कितना अरसा मिलेगी, 15 ईयर्स के लिए मिलेगी। अगेन कंडीशन फिर वही लगा दी गई है जी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के इन 15 साल में ही डज नॉट रीमैरी, अगर वो दोबारा शादी करते हैं तो फिर वो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब उनकी जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाए। अच्छा, अगला केस देखें, अगर वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी विडो भी जिंदा नहीं है या विडोअर जिंदा नहीं है, तो फिर मंथली ग्रांट किसको जाएगी, लाइन ऑफ सक्सेशन में चलती जाएगी ना, अब फैमिली मेंबर्स की तरफ चली जाएगी इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस, ठीक है। और फैमिली मेंबर्स में सबसे पहले किसकी तरफ जाएगी, बच्चों की तरफ जाएगी, ठीक है। और बच्चों के लिए जो जाएगी वो फॉर लाइफ नहीं है, देखिएगा ये कितने साल के लिए जा रही है, मैक्सिमम 15 साल, आइदर 15 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, अगर लड़का है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, इन्होंने यहाँ पे 21 ईयर्स का किया हुआ है, लेकिन बाकी जो पेंशन वगैरह है वहां पे लड़कों के लिए उन्होंने अमेंडमेंट करके इसको 24 ईयर्स कर दिए, ठीक है। मगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर बेटा है तो उसको 21 ईयर्स की एज तक, सबसे छोटा बेटा जब तक 21 ईयर्स की एज तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसको मिलती रहेगी, या 15 साल का पीरियड, जो भी कंडीशन पहले फुलफिल, अगर 15 साल पहले होगी पूरे तो भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, या छोटा सबसे छोटा बच्चा पहले 21 साल का हो गया तो भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर बेटी है तो फिर क्या होगा, बेटी की सूरत में भी 15 साल की कंडीशन है। अब यहाँ पे एज की कंडीशन नहीं है साथ। यहाँ दूसरी कंडीशन क्या है, जब तक उसकी शादी नहीं होती, अगर उसकी शादी पहले हो गई है और 15 साल की कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई, तो पहले एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना, विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी कोई कंडीशन पहले फुलफिल हो गई उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और अगर बच्चे जो हैं नहीं हैं, या बच्चों की शादियां हो गई हुई हैं और एज उनकी ज्यादा हो गई है, तो फिर उसके बाद किसकी तरफ जाएगी, वो पेरेंट्स की तरफ जाएगी, ठीक है। और पेरेंट्स को कितना अरसा मिलती रहेगी, 15 ईयर्स तक मिलेगी। अच्छा, अब ये मंथली ग्रांट और किस किस को मिल सकती है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिटायरमेंट हो गई है
तो अगेन अब मंथली ग्रांट उसको खुद को मिलेगी। कितना अरसा मिलेगी? पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी उसकी, 15 साल तक। उसकी रिटायरमेंट से टाइम पीरियड शुरू होगा, जो जिस डेट को उसकी रिटायरमेंट हुई थी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, उस डेट से लेके 15 साल तक उसको वो मंथली ग्रांट मिलती रहेगी। ठीक है, और वो ये याद रखिएगा कि मंथली ग्रांट के लिए कंडीशन है, और मेडिकल ग्राउंड्स के लिए भी मैंने आपको बताया था कि उसकी जो इनवैलिडेशन है ना, वो कैटेगरी ए, जैसे मैंने बताया कैटेगरी ए में वो उनको रखते हैं जिनकी को बहुत जो है ना वो हाई डिग्री की कोई डिसेबिलिटी होती है, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर दोबारा कोई मुलाजमत करने के काबिल नहीं रहते। ठीक है, तो फिर वो BF बोर्ड जो है, उनका अपना भी बोर्ड है, वो उसमें उस केस को डिस्कस करते हैं और वो समझते हैं कि अगर वाकई ये कम्प्लीटली इनवैलिड हो गया है, इनकैपेसिटेटेड हो गया, फ्यूचर में किसी किस्म की कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकता, तो जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उसी केस को डिस्कस करके, तो फिर वो उसको मेडिकल मंथली ग्रांट जो है उसकी शुरू कर देते हैं और वो 15 साल तक उसको मिलती रहती है। अच्छा, अब अगर इस अरसे के दौरान 15 साल के अरसे के दौरान वो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद भी बेचारा डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि वो जो उसकी मंथली ग्रांट है वो उसकी फैमिली को, स्पाउस को और बच्चों को, जो मैंने पीछे आपको एक लाइन ऑफ बताई थी, लाइन ऑफ सक्सेशन, उस हिसाब से वो पीछे उसकी फैमिली मेंबर्स को चली जाती है और कब तक मिलती रहती है? जब तक 15 साल पूरे नहीं हो जाते। अगला देखिएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस आ जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये भी अगेन जो है ये गवर्नमेंट देगी, ये बेनेवलेंट फंड का बोर्ड तो दफ्तर नहीं देता, ये गवर्नमेंट देती है। बेसिकली आप की तनख्वाह में से एक ग्रुप इंश्योरेंस कटता है। ग्रुप इंश्योरेंस को ऐसे समझें कि जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी, जैसे स्टेट लाइफ है, जुबली है, इनके साथ जब आप इंश्योरेंस की एक वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी, कुछ आप साइन करते हैं एग्रीमेंट, तो उसमें दो बातें लिखी जाती हैं। वो एक उसका प्रीमियम होता है, एनुअल प्रीमियम जो आप पे करते हैं, उसका पीरियड होता है 20 साल 25 साल, उतने अरसे के लिए आप वो प्रीमियम पे करते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही ये जो है एम्प्लॉय इसकी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में वो कोई खास अमाउंट होती है, उन्होंने लिखी होती है, वो जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो उसके फैमिली मेंबर्स को वो अमाउंट जो है खुद से डाल के, जो अमाउंट गई होती है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट डाल के वो उसकी फैमिली मेंबर्स को पे करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर वो उसकी डेथ नहीं हुई, उसने पूरा अपना उतना अरसा अपना प्रीमियम पे किया, मेच्योर होगी उसकी पॉलिसी, तो मेच्योरिटी के ऊपर उसको अगेन वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कोई अमाउंट जो है वो पे करती है। अच्छा, अब इसी इसी चीज को सामने रखते हुए हमारी जो सैलरीज में से ग्रुप इंश्योरेंस कटती है, उसमें जो गवर्नमेंट का स्टांस था वो ये था कि अगर किसी की खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो गई है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी। और 2017 में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो चार्ट है ये रिवाइज हुआ है, और अब आपको ये ग्रेड वाइज अमाउंट नजर आ रही है कि 18 टू 19 की अगर अगर एम्प्लॉय की 18 टू 19 ग्रेड में डेथ हुई है, जो सर्व कर रहा था, तो 34 लाख मिलेगी। अगर 20 या उससे अबव ग्रेड में वो सर्व कर रहा था, तो उसकी फैमिली मेंबर्स को 40 लाख रुपीस जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके मुताबिक उनको पैसे भी मिलते हैं। अब इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर देखें, अगली स्लाइड ये है, इसका भी नोटिफिकेशन हो चुका है, वो ये है कि अगर आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी आपने सर्विस कंप्लीट की है और सुपर एनुएशन के ऊपर आप रिटायर हुए 60 इयर्स के एज के ऊपर, तो इस सूरत में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने ये कहा कि हमने तो पूरी अपनी सर्विस जो है उसमें ग्रुप इंश्योरेंस की वो जो प्रीमियम है वो हमने पे किया है गवर्नमेंट को, तो अब ये हमारा जो है ना ये इंश्योरेंस मैच्योर हो गई है, आप हमें भी हमारी कंप्लीशन के ऊपर कोई अमाउंट दें। इसको भी नोटिफाई कर दिया गया है कि ये भी ग्रेड वाइज होगी, आप जिस ग्रेड में रिटायर हो रहे हैं उस ग्रेड के मुताबिक आपको इतनी रकम जो है वो गवर्नमेंट देने की पाबंद होगी। इस पे ऑलरेडी जी कोर्ट केस हो चुका है और एजी ऑफिस उसमें पार्टी था, और गवर्नमेंट उसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि ये इस हिसाब से ये जो रेट्स हैं ये एम्प्लॉयज को पेमेंट की जाए। मगर एजी ऑफिस ने इसके ऊपर जो है ना वो अपील में चले गए थे, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में, मुझे अब नहीं पता इस वक्त इस केस का क्या स्टेटस है, लेकिन आपके साथ मैं इतनी बात जरूर शेयर कर देती हूँ कि ऑलरेडी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है उन्होंने पेमेंट कर दी है। इनका यहाँ पे कुछ ऐसा स्टांस था कि इन्होंने जो पैसे थे अपने इंश्योरेंस के
वो ये कोई पोस्टल सर्विस जो है वहां पे कहीं इन्होंने उनको दिए थे, तो वहां से इनका कोई उनके साथ कोई झगड़ा मेरा ख्याल चल रहा है, जिसकी वजह से ये अभी तक इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट और डिसीजन जो है वो नहीं आ सका। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब लास्ट हमारे पास जी रह गए हैं 15 मिनट्स, तो मैं अली आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप इनको बारी बारी अनम्यूट कीजिएगा, मैं इनके क्वेश्चंस ले लेती हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हैंड टॉपिक। रेज के माइक ऑन कर रहा हूं। तो जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो कुछ जानते हैं, देख लें अपना, चेक कर लें कि आपका माइक अलाउ हो गया है, तो अपना माइक अनम्यूट करके मैम से क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आयशा महमूद बात कर रही हूँ। मेरा जी। बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत चीजें अच्छे तरीके से आपने समझाई। आपका हमेशा ही लेक्चर बहुत अच्छा होता है। सो फार थैंक यू। जितने लेक्चर्स अटेंड किए, बेस्ट लेक्चर जो होता है वो आपका होता है हमेशा। आपसे थैंक मैं, यू। क्वेश्चन मेरा थोड़ा लंबा है लेकिन उनका सबका एक ही शायद चाहता आप आंसर कर सकें। आपने कहा कि सर्विस स्टेटमेंट आपने हर जगह से इकट्ठी करनी होती है। मेरे 3 डिफरेंट ऑप्शंस मैंने अवेल की हुई हैं और तीनों का शायद एक ही तरह से आंसर होगा। आपकी सैलरी के लिए आपको एडजस्ट किया जाता है। एक दफा मेरा परफॉर्मा प्रमोशन के लिए मुझे एडजस्ट किया गया फॉर 1 ईयर। एक दफा मैं डिस्पोजल पे रही 1 साल सेक्रेटेरिएट के, उसके लिए मुझे एडजस्ट किया गया सैलरी के लिए कहीं और पर। और एक दफा हमारे काफी सारा इकट्ठा स्टाफ था, नया कॉलेज बना था और कॉलेज फरवरी में हमने ज्वाइन कर लिया था सब स्टाफ ने, और हमें सैलरी के लिए 3-4 महीने किसी एक जगह पर और 3-4 महीने किसी एक जगह पर टिल सितंबर, यानी कि कुछ महीनों के लिए जगह जगह एडजस्ट किया गया। तो यहाँ पर जो तीनों सारी ऑप्शंस आ गई जहां जहां हमें एडजस्ट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉल ऑफ सैलरी, तो हम ये सर्विस स्टेटमेंट इन सारी जगहों से लेंगे, ये सवाल है मेरा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ आयशा जी, मैंने थैंक यू। आपको ये कहा था कि आप बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने तो अपनी, मेरे पास तो खैर ढेर सारी फाइलें हैं, मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं कि माँ तूने इतनी सारी ढेर सारी फाइलें रखी हुई हैं। मैंने हर कैटेगरी की एक फाइल बनाई हुई है। मसलन मेरे पास रखी ना हुई ओरिजिनल एलपीसीज, मेरी एक फाइल है जिसका नाम है ओरिजिनल एलपीसीज, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे, मैंने सेक्रेटेरिएट में काम किया, डायरेक्टरेट में काम किया, मैंने बोर्ड में काम किया, मुख्तलिफ कॉलेजेस